नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश प्रभाकर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस क्लासेज में इस वीडियो में हम लोग 2024 में जो सीटेट का एग्जामिनेशन होने वाला है जुलाई में, उसके ईवीएस सेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो हम लोगों ने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, उसके आगे के पोर्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। ईवीएस इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के बारे में, पर्यावरणीय अध्ययन के बारे में। तो प्रभाकर एकेडमी में आपका स्वागत है। तो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्या, मनुष्यों में पोषण कैसे होता है, न्यूट्रिशंस इन ह्यूमन में न्यूट्रिशंस कैसे होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मनुष्य में जो भोजन करने से लेकर के पाचन तक की प्रक्रिया मुख्य 5 चरणों में होती है। किस चरणों में होती है? 5 चरणों में होती है। तो पहला क्या है? इंजेशन। इंजेशन का मतलब अंतर्ग्रहण होता है। अंतर्ग्रहण का मतलब ये हुआ कि जब हम लोग भोजन को अपने मुख के द्वारा खाते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंजेशन बोलेंगे। उसके बाद क्या होता है? डाइजेशन शुरू हो जाता है हमारे स्टमक में, और हमारे मुंह से ही डाइजेशन शुरू हो जाता है। ठीक है, मतलब बकल कैविटी से शुरू हो जाता है। उसके बाद क्या होता है? ऑब्जॉर्प्शन। इंटेस्टाइन में ऑब्जॉर्प्शन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन और उसके साथ साथ लार्ज इंटेस्टाइन में। उसके बाद एसिमिलेशन होता है, मीन्स ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे ब्लड में मिलते हैं तो उसको एसिमिलेशन, स्वांगीकरण बोलते हैं। उसके बाद उत्सर्जन होता है। क्या होता है? उत्सर्जन होता है, इजेशन। क्या होता है? इजेशन होता है। इजेशन का मतलब कि जो हमारे और भी चीज़ें हैं, जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकाला, इजेशन कहलाता है, एनस के थ्रू। दोस्तों, हम किसके बारे में डिस्कस करते हैं? किसके बारे में डिस्कस करते हैं? अंतर्ग्रहण के, मतलब कि इंजेशन के बारे में। इंजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, ये क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इंजेशन होता क्या है। इंजेशन मीन्स होता है क्या कि भोजन प्राप्त तथा ग्रहण करने की प्रक्रिया को अंतर्ग्रहण कहते हैं, इंजेशन बोलते हैं। भोजन प्राप्त तथा ग्रहण करने की प्रक्रिया को अंतर्ग्रहण या इंजेशन कहते हैं। ये प्रक्रिया मुंह से शुरू होती है। कहाँ से? हमारे माउथ से शुरू होती है। उसके बाद फिर क्या है? पाचन शुरू हो गया, डाइजेशन। डाइजेशन क्या है? पाचन। सेकेंड स्टेप क्या है? डाइजेशन। पोषक भोजन में पोषक तत्व जो होते हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं। क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट जटिल रूप में उपस्थित होते हैं। कहाँ पे? जटिल रूप में उपस्थित होते हैं। और पोषक तत्वों के जटिल रूप को साधारण पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? पाचन कहलाते हैं। मीन्स कॉम्प्लेक्स से लेकर के कॉम्प्लेक्स से सिंपलेस्ट में तोड़ने की प्रक्रिया को पाचक बोलते हैं, पाचन बोलते हैं, डाइजेशन। मतलब कि हम इसको क्या बोलते हैं? इसको कैटाबोलिक रिएक्शन बोलते हैं। पाचन जो होता है ना, हमारे बॉडी में जो होता है, कैटाबोलिक रिएक्शन होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में कैटाबोलिक रिएक्शन होता है। ये प्रक्रिया पाचन तंत्र के में उपस्थित विभिन्न अंगों में की जाती है। अलग अलग जो अंग होते हैं हमारे, उसमें ये प्रक्रिया की जाती है। अब हम नेक्स्ट अवशोषण के बारे में डिस्कस करते हैं। अवशोषण। अवशोषण होता क्या? ऑब्जॉर्प्शन। क्या? ऑब्जॉर्प्शन मीन्स जैसे हम लोगों ने सोखता देखा है, मतलब स्पंज को अगर हम पानी में डालते हैं तो क्या करता है? पानी को वो सोख लेता है, सक कर लेता है। तो वैसे ही हमारी बॉडी में भी सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वो अवशोषण कहते हैं। पोषक तत्वों को पाचन के बाद रक्त में मिलाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ऑब्जॉर्प्शन कहते हैं। रक्त में मिलाने की प्रक्रिया को ऑब्जॉर्प्शन, अवशोषण कहा जाता है। अवशोषण की प्रक्रिया हमारे इंटेस्टाइन में, क्षुद्रांत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में तथा आंशिक रूप से लार्ज इंटेस्टाइन में भी पूरी होती है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं किसके बारे में? स्वांगीकरण के बारे में। स्वांगीकरण। एसिमिलेशन होता क्या है? एसिमिलेशन अवशोषण के बाद उन पोषक तत्वों का शरीर की वृद्धि तथा विकास के लिए उपयोग होने वाली प्रक्रिया को स्वांगीकरण बोलते हैं। अवशोषण अवशोषित पदार्थ, ऑब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं, ब्लड वेसल्स द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है, जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्वांगीकरण कहते हैं। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं किसके बारे में? एक्सक्रेशन के बारे में। जो हमारे बॉडी से वेस्ट मटेरियल है उसको कैसे बाहर निकाला जाता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एक्सक्रेशन। भोजन के पाचन के बाद, किसके बाद? डाइजेशन के बाद बिना पचे हुए भोजन, जो अपचित भोजन होता है, को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को एक्सक्रेशन बोलते हैं।
शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को एनस के द्वारा निकाला जाता है बाहर, उसको एक्सक्रेशन उत्सर्जन कहा जाता है। अब हम आगे डिस्कस करते क्या, मानव में पाचन, डाइजेशन इन ह्यूमन। ह्यूमन में डाइजेशन कैसे होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ह्यूमन में मानव में डाइजेशन कैसे होता है। भोजन एक सतत नली से गुजरता है। किससे? एक सतत नली, मतलब कि हमारे बकल कैविटी से शुरू होकर के कहाँ पे जाती है, हमारे एनस के द्वारे को क्या बोलते हैं, एनस के द्वारा बाहर निकलते हैं उसको क्या बोलते हैं, भोजन नली बोलते हैं। जो मुख गुहिका से शुरू होकर के गुदा एनस तक जाती है, इस नली को अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे अब मुख गुहिका, बकल कैविटी जो हमारी मुख है उससे वहाँ से शुरू हो गया, और उसके बाद क्या है दूसरा पार्ट, ग्रास नली या प्रशिका बोलते हैं, फूड पाइप या इसोफेकस बोलते हैं। उसके बाद क्या, आमाशय है, क्या है, आमाशय है। अब उसके बाद क्या होता है, इंटेस्टाइन होता है। क्या होता है, इंटेस्टाइन होता है। इंटेस्टाइन मीन्स क्षुद्रांत, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद बड़ी आंत होता है, जो बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन होती है, जो मलाशय से जुड़ी होती है। किससे? हमारे एनस से जुड़ी होती है लार्ज इंटेस्टाइन। मल द्वार अथवा गुदा, मल द्वार जहाँ से मल बाहर निकलता है उसको मल द्वार बोलते हैं या गुदा बोलते हैं, एनस बोलते हैं। ये सभी भाग मिलकर के आहार नाल पाचन नली का निर्माण करते हैं। किसका? पाचन नली का निर्माण करते हैं। आमाशय की आंतरिक भित्ति, इनर जो वॉल होती है स्टमक से बनी होती है, जिसे हम क्षुद्रांत कहते हैं। आहार नाल से संबंध विभिन्न ग्रंथियों जैसे लार ग्रंथि, सैलिवरी ग्लैंड्स, यकृत, क्या होता है, यकृत, हमारा यकृत होता है, लीवर होता है, और अग्न्याशय पैंक्रियाज होता है, पाचक रस उससे निकलता है, डाइजेस्टिव जूस स्रावित करती है। पाचक रस जटिल पदार्थों को सरल रूप में बदलता है। किसमें? जटिल पदार्थों को सरल रूप में बदलता है। आहार नाल एवं संबद्ध ग्रंथियां पाचक मिलकर के पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम कुछ इसमें जो फिगर दिया गया है उसको लेकर के भी डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ, लार्ज करके, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। अगर आप ये फिगर समझ गए, मीन्स पार्ट डाइजेशन को अच्छे से समझ गए आपने। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम समझते हैं क्या कि मुख गुहिका, बकल कैविटी, बकल कैविटी में हम जब भोजन को क्या करते हैं, हाथों के द्वारा भोजन को बकल कैविटी में डालते हैं तो उसको इंजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंजेशन बोलते हैं। अब जब मुख गुहिका में भोजन रहता है तो उसको हम बोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कभी कभी ये पूछा जाता है कि मुख गुहिका में जो भोजन होता है उसका नाम क्या होता है, तो उसको बोलस बोलते हैं। अब मुख गुहिका में बहुत सारी मतलब कि क्या होती हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं, 3-4 टाइप्स की होती हैं। ठीक है, अब यहाँ से भोजन कहाँ जाता है, एपिग्लॉटिस से होते हुए आगे फूड पाइप में होते हुए हमारे स्टमक में जाता है, हमारे पेट में जाता है। स्टमक का आकार कैसा होता है? जे आकार का होता है। अब उसके बाद फिर क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन आ गई, और स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके पहले लीवर भी होता है। लीवर में सबसे ज़्यादा पुनरुद्भवन होता है। क्या होता है? सेल डिवीजन सबसे ज़्यादा हमारे लीवर में होता है। अगर कोई आदमी अगर जहर खा के डेथ कर गया है तो उसको सबसे पहले हम किसका चेक करते हैं कि वो कैसे मरा है, प्रूफ ऑफ करना पड़ेगा तो लीवर का ही उनके चेक किया जाता है कि क्या उन्होंने जहर खाया है कि नहीं खाया, तो यहाँ से लीवर से हो जाएगा। लीवर के स्टडी को क्या बोलते हैं? हिपेटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीवर के अध्ययन को हम हिपेटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी डाइजेशन होता है। उसके बाद फिर ऑब्जॉर्प्शन किसमें होता है कि लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। उसके बाद एनस के माध्यम से क्या है, जो भोजन बाहर निकल जाता है। अब इसमें कुछ कृमि रूपी परिशेषिका अपेंडिक्स होता है। अपेंडिक्स क्या करता है? सेलुलोज का पाचन करता है। सेलुलोज का पाचन क्या करता है? अपेंडिक्स में सेलुलोज का पाचन होता है। कभी कभी क्या होता है कि ये जो हम लोग भोजन खाते हैं वो हमारे अपेंडिक्स में चला जाता है और उसके बाद सड़ने लगता है, जिसको ट्यूमर बोला जाता है। अपेंडिक्स एक ट्यूमर के रूप में मतलब कि सड़ने लगता है तो उसको ऑपरेशन करके बाहर निकाला जाता है। अब हम उसके बाद हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, आगे हम डिस्कस करते हैं जो आगे जो पॉइंट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। हम लोगों ने मुख गुहिका या मुख के बारे में, बकल कैविटी के बारे में डिस्कस करते हैं। किसके बारे में? बकल कैविटी के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या है बकल कैविटी? कि प्रत्येक दांत मसूड़ों के बीच अलग अलग गर्तिका सॉकेट में फंसा होता है। किसमें? गर्तिका में फंसा होता है। दांत जो हमारे होते हैं हमारे मसूड़ों में फंसे होते हैं, उसको गर्तिका सॉकेट बोलते हैं। हमारे मुख में लार ग्रंथि होती है। कौन सी? सैलिवरी ग्लैंड होती है जो लार
सलाइवा निकालती है। क्या निकालती है? सलाइवा स्रावित करती है। लाल रस चावल के मंड स्टार्च को शर्करा शुगर में बदलता है। किसमें बदलता है? शुगर में बदलता है। जीभ एक क्या होती है? मांसल पेशी होती है। फ्लेजी मस्कुलर आर्गन होती है जीभ, इसमें कोई हड्डी नहीं होती है, जो पीछे की ओर मुख गोइगा ओरल कैविटी के अधर तल से जुड़ी होती है। हम बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं, बोलने के लिए हम जीभ का उपयोग करते हैं। और इसके अतिरिक्त क्या करते हैं? भोजन में लार को मिलाने का कार्य करती है तथा निगलने में भी यह सहायक होती है हमारी जीभ। जीभ द्वारा हमें स्वाद का पता चलता है। जीभ पर स्वाद कणिकाएं होती हैं, टेस्ट बड्स होती हैं। जो जीभ पर पाए जाने वाली टेस्ट बर्ड होती हैं, क्या होती हैं? टेस्ट बर्ड, वो भोजन का स्वाद बनाती हैं। क्या बनाती हैं? स्वाद के बारे में बताती हैं कि कैसा स्वाद है। स्वाद ग्रही स्वाद कणिकाओं में स्थित होते हैं। कहाँ पे होते हैं? स्वाद कलिकाओं में स्थित होते हैं। स्वाद कलिकाएं टेस्ट बर्ड मीठा, नमकीन, खट्टा, कड़वा और मसालेदार स्वाद को पहचानती हैं। क्या करती हैं? मसालेदार स्वाद को पहचानती हैं। स्वाद कलिकाएं जो होती हैं, टेस्ट बर्ड जो होती है, जीभ के अलग अलग हिस्सों में फैली होती हैं। कहाँ पे? अलग अलग हिस्सों में फैली होती हैं। स्वाद के लिए कलिकाएं जीभ के आगे वाले भाग टिप पर होती हैं। कहाँ पे होती है? आगे वाले भाग पे। जो मीठा होता है ना, वो आगे वाले भाग पे स्वाद कलिकाएं होती है। और नमक का जो स्वाद होता है, स्वाद कलिकाएं जीभ के आगे वाले भाग और किनारों पर होती हैं। आगे वाले भाग और साइड में भी नमक का स्वाद होता है। खट्टा स्वाद के लिए स्वाद कलिकाएं जीभ के किनारे साइड्स पर होती हैं। और कड़वा स्वाद के लिए स्वाद की कलिकाएं जीभ के पीछे होती हैं। कहाँ होती हैं? जीभ के पीछे होती हैं। और मसालेदार के लिए स्वाद कलिकाएं पूरे जीभ पर होती हैं। हम अब आगे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों। ये दोस्तों मैं बता दूं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फैक्ट जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हमारे दांतों का प्रथम सेट क्या होता है? शैशवा काल में निकलता है। किसमें? इन्फेंसी में निकलता है, शैशवा काल में। लगभग 8 वर्ष की आयु में तक ये सभी दांत गिर जाते हैं, जिसको हम लोग मिल्क टीथ बोलते हैं। मैं बता दूं कि मिल्क टीथ होते कितने हैं। ये पूछा जाता है कि मिल्क टीथ कितने होते हैं, तो 20 होते हैं। कितने होते हैं? 20 होते हैं। ठीक है। इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत निकलते हैं, जिन्हें अस्थाई दांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिन्हें अस्थाई दांत परमानेंट टीथ बोलते हैं। ये दोस्तों मैं बता दूं कि परमानेंट टीथ का जो सूत्र होता है 21-23 होता है। क्या होता है? 21-23 होता है। अब यहाँ पे कुछ बताया गया है। क्या बताया गया है? कि दांत कैसे होते हैं, और उसके बारे में डिस्कस किया गया है कि कार्य के अनुसार दांतों के 4 प्रकार होते हैं। कृंतक, रत्नक, अग्र चौवर्णक और तथा चौवर्णक होते हैं। अगर हम इसको इंग्लिश में बोले तो इंसीजर, उसके बाद कैनाइन, कैनाइन के बाद प्रीमोलर, प्रीमोलर के बाद चौवर्णक होते हैं, मतलब कि मोलर होते हैं। ठीक है दोस्तों। अब इनका कुछ काम होता है, अलग अलग वर्क होता है। जैसे इंसीजर के बारे में मैं डिस्कस कर ले रहा हूँ कि इंसीजर का काम क्या होता है कि ये काटने का काम करते हैं। जो सामने जो चौड़ा चौड़ा दांत होता है, आप अपने खुद मुंह में देख सकते हैं कि माउथ में देख सकते हैं कि सामने वाला जो दांत होता है कैसा होता है, चौड़ा चौड़ा होता है। तो इसका काम क्या होता है? भोजन को काटने का काम किया जाता है। और रदनक जो होता है, कैनाइन, ये फाड़ने का काम करता है। मांस को फाड़ेगा और उसके साथ साथ गन्ना को भी फाड़ने के काम करता है। मतलब कि रदनक को भेदक भी कहा जाता है। रदनक भोजन को फाड़ने तथा चीरने का काम करता है। जो अग्र चौवर्णक होता है, प्रीमोलर, अग्र चौवर्णक भोजन को चबाने का काम करता है। क्या करता है? प्रीमोलर भोजन को चबाने का काम करता है। उसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ किसके बारे में? मोलर के बारे में। मोलर मीन्स चौवर्णक भोजन को चबाने तथा पीसने का दोनों काम करता है। चबाने और पीसने का दोनों काम करता है। अब हम भोजन नली के बारे में, फूड पाइप के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि फूड पाइप का काम क्या होता है। फूड पाइप, ग्रसिका, फूड पाइप और ईसोफेगस, इसको ईसोफेगस भी बोला जाता है। इंग्लिश वर्जन और हिंदी वर्जन दोनों को भी देखते रहिए, क्योंकि इंग्लिश में कभी कभी नहीं समझ में आता है तो हम लोग इंग्लिश से भी समझ सकते हैं। ग्रसिका गले वो वज, चेस्ट से होती हुई जाती है। कहाँ से हो जाती है? हमारे चेस्ट से होती हुई जाती है। ग्रसिका की भित्ति के संकुचन से भोजन से नीचे की ओर सरकता है। कैसे सरकता है? नीचे की ओर क्रमानुकुंचन गति करते हुए जाता है। ठीक है। वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती है। कैसी होती है? संकुचित होती है तथा गति भोजन को नीचे की ओर धकेलती रहती है। जो यह गति जो होती है ना,
क्रमानुकुंचन गति वो भोजन को नीचे की ओर धकेलती रहती है, पुश करती रहती है। कभी कभी हमारा स्टमक क्या होता है, खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता है, जो हम खाए हैं भोजन उसको स्वीकार नहीं करता है। फलस्वरूप क्या इसका होता है, हमको उल्टी होने लगती है, मीन्स वॉमिटिंग होने लगती है, उसे बाहर निकाल दिया जाता है। भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं, किसके, अगर श्वास नली में प्रवेश कर जाएंगे तो जब तक वो बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हमको क्या होगा, घुटन अनुभव होगा, या तो हिचकी आती रहती है या तो खांसी आती है। जब तक वो बाहर नहीं निकलेंगे तब तक ये प्रॉब्लम होती रहती है। अब हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, स्टमक के बारे में। स्टमक क्या है, मतलब हमारा पेट। स्टमक को हम अपने लैंग्वेज में क्या पेट बोलते हैं, और इंग्लिश में स्टमक, उसके साथ साथ हिंदी में आमाशय बोला जाता है। आमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैली नुमा संरचना होती है। क्या होती है, एक थैली नुमा बैग टाइप संरचना होती है। यह चपटा एवं जे आकार की होती है। कैसी होती है, जे आकार की। ये पूछा जाता है कभी कि स्टमक जे आकार का होता है, ये स्टेटमेंट में दिया जाता है, ये सही है कि गलत, तो ये सही है, होता है। तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग क्या होता है, ये होता आहार नाल का, जो हमारी आहार नाल है सबसे चौड़ा भाग स्टमक ही होता है। आमाशय का ऊपरी सिरा ग्रसिका इसोफेगस से तथा निचला सिरा क्षुद्रांत स्मॉल इंटेस्टाइन से शुरू होता है। निचला सिरा जो रहेगा क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन, और ऊपरा वाला सिरा जो है आमाशय से शुरू होता है। आमाशय की दीवारें श्लेष्मा, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मतलब कि एसिडिक एसिड HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, HCl होता है। ये कभी कभी पूछा जाता है कि HCl का फॉर्मूला क्या होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तथा पाचक रस, डाइजेस्टिव जूस का सेक्रेशन करते हैं, मीन्स श्रावण करते हैं, जिससे कि हमारे पाचन का काम होता है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, भोजन में यदि कोई जीवाणु होता है, मीन्स बैक्टीरिया होता है, जो हमको हो सकता है कि आने वाले समय में कोई रोग उपस्थित कर ले, तो उसे मार देता है। कौन, ये HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और श्लेष्म, उसमें म्यूकस होते हैं। आमाशय तथा आंतों की दीवारों से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रक्षा करता है। श्लेष्म जो होते हैं, हमारे म्यूकस होते हैं, वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रक्षा करता है हमारे दीवारों को। पाचक रस, जो पाचक रस होता है भोजन के पाचन में मदद करता है। पाचक रस डाइजेस्टिव जूस होता है, प्रोटीन को सरल पदार्थों सिंपल सब्सटेंस में विघटित कर देता है। ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट पार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन मीन्स क्षुद्रांत के बारे में। किसके बारे में, क्षुद्रांत के बारे में। क्षुद्रांत का लगभग कितना लंबाई होता है, 7.5 मीटर लंबाई होती है, और अत्यधिक कुंडलित नली है। कुंडली मतलब जैसे घूमती हुई नली होती है। यह इस लीवर एवं अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है, मतलब यहाँ से सेक्रेशन होकर के कुछ चीज़ें जाती हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से कुछ भी रस स्रावित होती है। इसके जो वॉल होती है, मतलब उससे भी कुछ रस निकलते हैं। यकृत जो हमारा लीवर होता है, कैसा होता है, लाल भूरे रंग की ग्रंथि होती है, जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर अवस्थित होता है। और ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है, ये पूछा जाता है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है, तो लीवर होती है सबसे बड़ी ग्रंथि। लीवर को हिंदी में यकृत बोलते हैं। यह पित्त रस बाइल जूस स्रावित करती है। क्या स्रावित करती है, बाइल जूस स्रावित करती है, जो एक थैली में संग्रहित होता है। कहाँ पे संग्रहित होता है, थैली में। इसे पित्ताशय या गाल ब्लैडर बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है, गाल ब्लैडर में ही पथरी हो जाती है, तो इसलिए क्या किया जाता है, गाल ब्लैडर को ही काट के निकाल दिया जाता है। और उसके बाद फिर पित्त रस, जो फैट, पित्त रस का काम क्या होता है, फैट के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पित्त रस क्या करता है, फैट के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं सरल शर्करा ग्लूकोज में C6H12O6 में परिवर्तित होते हैं। वसा जो फैट होता है, और अम्ल एवं ग्लिसरॉल में प्रोटीन में तथा प्रोटीन अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। प्रोटीन अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, और वसा और अम्ल एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। क्षुद्रांत में अवशोषण, ऑब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे ऑब्जॉर्प्शन होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या है कि पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर के, क्या, पचा हुआ भोजन का अवशोषण होकर के, मीन्स ऑब्जॉर्प्शन होकर के क्षुद्रांत की भित्ति में स्थित रुधिरी वाहिकाओं, जो ब्लड वेसल्स होते हैं, उसमें चले जाते हैं। इस प्रक्रम को अवशोषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
ऑब्जॉर्प्शन कहते हैं। और क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली लाइक सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम विलाई बोलते हैं, ऊपरी संरचना होती है जिन्हें हम दीर्घ रोम या रसांकुर या विलाई या सिंगुलर विलस बोलते हैं। सिंगुलर इसका क्या होता है, विलाई का सिंगुलर विलस होता है जिसे हम रसांकुर बोलते हैं या माइक्रोविलाई बोलते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, बृहदांत के बारे में। बृहदांत के बारे में डिस्कस करेंगे, मीन्स लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, जो हमारी बड़ी इंटेस्टाइन है, हमारी बड़ी इंटेस्टाइन उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बृहदांत क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है। क्या होती है, चौड़ी होती है लेकिन छोटी होती है। यह लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। कितना होती है, 1.5 मीटर। ये पूछा जाता है कि हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है कितनी लंबी है, तो 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, जल एवं कुछ साल्ट, कुछ लवणों का क्या होता है, ऑब्जॉर्प्शन होता है। बचा हुआ अपचित पदार्थ जो मलाशय होता है रेक्टम में चला जाता है। कहाँ पे जाता है, मलाशय रेक्टम में चला जाता है। और ये सेमी सॉलिड होता है, सेमी सॉलिड होता है, स्टूल होता है, जिसको अर्ध ठोस मल के रूप में बोलते हैं। उसको हम क्या करते हैं, अर्ध शुष्क अर्ध में रहता है। समय समय पर गुदा द्वारा क्या होता है, यह मल बाहर निकाल जाता है। हमारे एनस के द्वारा समय समय पर इसे बाहर निकाल जाता है। इसे निष्कासन या इजेशन बोलते हैं। मीन्स इंजेशन से लेकर के इजेशन तक क्या प्रक्रिया है, डाइजेशन की प्रक्रिया होती है। मीन्स हमारे बकल कैविटी से लेकर के हमारे एनस तक को हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब कि डाइजेशन पाइप बोलते हैं। अब हम घास खाने वाले जंतुओं में पाचन के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में, जो घास खाने वाले जंतु हैं उसमें अब पाचन के बारे में डिस्कस करेंगे। वो लोग कैसे करते हैं कि मीन्स वो प्लांट्स खाने वाले हैं तो वो उनमें सेल्यूलोज ज़्यादा होता है, जो उनकी इंटेस्टाइन होती है बहुत बड़ी होती है। गाय तथा भैंस घास खाने वाले जानवर हैं। क्या है, गाय और जो भैंस होते हैं, गाय और भैंस घास खाने वाले जानवर होते हैं, इसलिए इनको हम शाकाहारी पशु कहते हैं। लगातार चीविंग करते रहते हैं, जुगाली करते रहते हैं। वास्तव में ये घास को जल्दी जल्दी निगल करके आमाशय में अपने पेट में लेके चले जाते हैं। जल्दी जल्दी निकल जाएंगे और इसको लील जाएंगे और इसको क्या करेंगे, पेट में लेके चले जाते हैं। एक भाग में भंडारित कर लेते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा वापस आमाशय से अपने मुंह में लाकर जुगाली करते रहते हैं, सेल्यूलोज का पाचन करते रहते हैं, जिसको रूमिनेंट यानी जुगाली करने वाले जानवरों में आमाशय 4 भागों में बटा होता है। किसमें होता है, जो आमाशय उनका होता है 4 भागों में बटा होता है। घास में सेल्यूलोज की प्रचुरता होती है। किसकी, सेल्यूलोज की प्रचुरता होती है। बहुत से जंतु एवं मानव में सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाते। कुछ ऐसे भी जंतु हैं जो सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। और क्या है कि जैसे जानवर में घोड़ा, खरगोश आदि में क्या होता है, हमारे इंटेस्टाइन क्षुद्रांत और बृहदांत मतलब लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है। एक थैलीनुमा क्या होती है, बड़ी संरचना होती है, जिसे अंधनाल सीकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीकम बोलते हैं। भोजन के सेल्यूलोज का पाचन यहाँ पर होता है। कहाँ पर होता है, हमारे सीकम में होता है, मीन्स अपेंडिक्स में होता है। कुछ जीवाणुओं द्वारा होता है जो मनुष्य के आहार नाल में उपस्थित होते हैं। जो हमारे मनुष्य के आहार नाल में उपस्थित है, उसी जिसको मैंने ऊपर मैंने डिस्कस कर लिया है, जो अपेंडिक्स था उसके बारे में। सेल्यूलोज का पाचन वहीं पर होता है और जो जानवरों में बड़े मात्रा में उपस्थित होता है, ये साइज उसकी बड़ी होती है, जो सेल्यूलोज का पाचन करने वाले होते हैं उसका। अब हम लोग डिस्कस करते हैं पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स। क्या, न्यूट्रिएंट्स मतलब जो हम लोग पोषक तत्व लेते हैं। भोजन में पाए जाने वाले विभिन्न पोषक तत्व हमारे शरीर का पोषण करते हैं। क्या करते हैं, पोषण करते हैं, निर्माण करते हैं, वृद्धि करते हैं और विभिन्न रोगों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक भोजन में कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, मिनरल्स, फैट और खनिज लवण ये आदि होते हैं। उसके साथ साथ जल भी होता है। ये जो हमारे मुख्य पोषक तत्व हैं कौन कौन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल, ये सब होते हैं। ठीक है, हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा होता है के रूप में होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के रूप से हमारे शरीर
को ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्या करते हैं ये? हमारे शरीर को एनर्जी देते हैं। वसा से हमको भी ऊर्जा मिलती है, वसा से भी हमको ऊर्जा मिलती है। उसके पहले हमको किससे मिलता है? कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। अगर मान लीजिए कि हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट नहीं है, फैट नहीं है, तो हमको कहाँ से लेना पड़ेगा? हमको प्रोटीन से एनर्जी लेना पड़ेगा। अब हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या? प्रोटीन एक आवश्यक पोषक तत्व है, बहुत ही आवश्यक पोषक तत्व है। अगर प्रोटीन की कमी हो जाती है तो मेलेमस और क्वाशियोरकर डिजीज हो जाती है। तो प्रोटीन किससे मिलता है? सोसा प्रोटीन क्या है? सोयाबीन से मिलता है, और हम अंडे से मिलता है, और उसके बाद किससे मिलता है कि स्प्रुलिना जो होती है काई एल्गी से मिलता है, क्योंकि जो लोग एस्ट्रोनॉट्स होते हैं स्प्रुलिना को लेकर के जाते हैं, जो समुद्री काई होती है, सबसे पहले ऑक्सीजन का निर्माण स्प्रुलिना से हुआ था, मतलब एल्गी से हुआ था। जो विभिन्न प्रोटीन एक आवश्यक पोषक तत्व है जो शरीर की विभिन्न ऊतकों, अंगों को बनाने और बनाए रखने में मदद करता है, बनाने और बनाए रखने में मदद करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या? प्रोटीन की आवश्यकता क्यों होती है? प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि, स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन शरीर वर्धक भोजन होते हैं। कैसे होते हैं? शरीर वर्धक, मतलब बॉडी बिल्डर होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन अगर हम खाएंगे, प्रोटीन पाउडर खाएंगे, तो बॉडी बिल्डिंग, हमारी बॉडी हम बना लेंगे अपनी बॉडी को। खाद्य, ठीक है। खाद्य पदार्थों में देखते होंगे आप लोग, जिमों में जब जो कोई भी जिम में जाता है तो वहाँ पे आपको प्रोटीन पाउडर ही देखने को मिलते हैं, और वो लोग बेचते भी हैं। खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की जांच के समय खाद्य पदार्थ बैंगनी रंग का होता है। कैसा होता है? बैंगनी रंग का होता है, क्योंकि उसमें कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा का प्रयोग होता है। इन रसायनों के साथ प्रोटीन में मौजूदा पेप्टाइड श्रृंखला, कौन सा? मौजूदा पेप्टाइड श्रृंखला नाइट्रोजन परमाणु कॉपर और आयनों के साथ एक बैंगनी रंग का जटिल बनाते हैं। यह प्रक्रिया ब्यूरेट परीक्षण कहलाती है। क्या कहलाती है? ब्यूरेट परीक्षण कहलाती है। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। किससे? डिजीज होने से हमको बचाते हैं। कौन? विटामिन। ओके दोस्तों, विटामिन हमारी आँख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। मसूड़ों को भी स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। विटामिन के एक समूह को बी कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बी कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या? हमारे शरीर में सभी प्रकार के विटामिन की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। हमारे शरीर में क्या होता है? सभी प्रकार के विटामिन की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषक तत्वों से अधिक होती है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। चावल क्या है? चावल में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए समृद्ध भोजन बोला जाता है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशा, डाइटरी फाइबर तथा जल की भी आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता है? जल की आवश्यकता होती है। आहारी रेशे शुद्रांश, रफेज, रुक्षांश, मतलब कि रफेज जिसको बोलते हैं, के नाम से जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप से होती है। कहाँ से होती है? पादप से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत और खाद्यान्न, और उसके साथ साथ दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियों में हमारे रुक्षांश, मतलब रफेज मिलते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या? कि भोजन का हमको कैसे पता चलता है? भोजन, मतलब भूख कैसे हमको पता लगता है कि भूख हमको लगी है? तो भूख लगने का पता मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस से होता है। कहाँ से? हाइपोथैलेमस से पता चलता है। जीभ पर 4 तरह की 9000 ग्रंथियाँ होती हैं। चबाकर खाने से लार से टाइलिन निकालकर, लार से टाइलिन एंजाइम का सेक्रेशन होता है, और ये स्टार्च को माल्टेन शुगर में बदल देता है, जिससे भोजन मीठा लगने लगता है। कैसा लगता है? जैसे हम लोग अगर रोटी खा रहे हैं तो उसको, रोटी को ज़्यादा समय तक चबाएंगे तो क्या हो जाएगा? उसमें शुगर के रूप में निकल जाता है स्टार्च, जिसको हम मीठा, इसलिए भोजन मीठा लगने लगता है। पकाने के तरीके क्या है? पकाने के तरीके भून करके, उबाल करके और तल करके, सेक करके इसको हम लोग पका सकते हैं किसी भी चीज़ को। हमारा पेट का तापमान कितना होता है? 30 डिग्री सेल्सियस होता है। पेट का हमारे 30 डिग्री सेल्सियस होता है, और पेट में पाया जाने वाला रस अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय होता है। यह भोजन को पचाने में मदद करता है। उसके बाद क्या है? जब क्या होता है? दस्त लगते हैं या उल्टियाँ होती हैं। क्या होती हैं? उल्टियाँ होती हैं, तो हमारे शरीर में बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है, और यह शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि शरीर में
पानी की कमी को पूरी की जाए, पानी की जो कमी होती है उसको पूरी की जाए, और जब तक उल्टी या दस्त हो तब तक थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए। पानी में शक्कर और नमक भी मिलाना चाहिए। बहुत छोटे बच्चों को माँ का दूध भी पिलाते रहना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। बीमारी रोकने के लिए दवाइयाँ तो हैं जो घरेलू भी हो सकती हैं, और उसको भी लेनी चाहिए, जो घरेलू चीज़ें हैं उनको भी लेनी चाहिए, उसके साथ साथ डॉक्टर से भी हमको मिल लेना चाहिए। अब हम आगे डिस्कस करते हैं किसके बारे में, विभिन्न पोषक तत्वों की प्राप्ति के प्रमुख स्रोत कौन कौन से, पोषक तत्वों से प्राप्ति के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, कमी से होने वाले रोग, डिजीज, इनकी कमी से कौन कौन से बीमारियां होती हैं, उनके बारे में डिस्कस किया जाएगा। पोषक तत्व, प्रोटीन, जो पोषक तत्व है, न्यूट्रिएंट, प्रोटीन, ये कहाँ से मिलता है, पोषण स्रोत क्या है, अंडा से मिलता है, मछली से, सोयाबीन से, राजमा से और दाल से प्रोटीन मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी कमी से होने वाले रोग क्या है, शरीर एवं मांसपेशियों का कमजोर हो जाना होता है, और रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आती है। प्रोटीन की कमी से, प्रोटीन की कमी से क्या होता है, मेरेमस और क्वाशियोर का डिजीज भी होता है। अब हम पोषक तत्व किसके बारे में डिस्कस करते हैं कि पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिस्कस करते हैं कि स्रोत कहाँ से मिलता है, ये अनाज से मिलता है, आलू से और शकरकंद और पपीता से मिलता है। कमी से होने वाली डिजीज कौन कौन से हैं, शरीर के तापक्रम, ऊष्मा में कमी हो जाना, और शरीर कमजोर हो जाता है किसके, कार्बोहाइड्रेट की कमी से। त्वचा में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं कार्बोहाइड्रेट की कमी से। अब हम डिस्कस करते हैं वसा के बारे में, फैट के बारे में। फैट जो होता है अंडा से मिलता है, मछली मांस से, मूंगफली से और सभी प्रकार के तेल से मिलता है फैट। ठीक है, इनकी कमी से होने वाले रोग कौन से हैं, त्वचा की चमक कम हो जाती है, खुश्की हो जाती है और शारीरिक वृद्धि भी रुक जाती है, मतलब कि शरीर की डेवलपमेंट भी रुक जाता है। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब विटामिन ए के बारे में डिस्कस करते हैं। रेटिनॉल, विटामिन ए का नाम क्या है, रेटिनॉल है। जो पूछा जाता है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बार बार पूछा जाता है कि विटामिन ए का नाम क्या है, तो रेटिनॉल है। और इसका सोर्स क्या है, अंडा से मिलता है, मछली से होता है, और गाजर से, और आम, हरी और सब्जियां, दूध और आदि से मिलता है। इसकी कमी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी हो जाती है। क्या जाती है, रतौंधी, रात को हमको दिखाई नहीं देता है। अब हम इसके नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, विटामिन बी के बारे में। विटामिन बी जो होता है छिलकेदार अनाज, दाल में मिलता है, और इसकी कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। कौन सी कमी से हो जाता है, बेरी बेरी रोग इसकी कमी से हो जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट के डिस्कस करेंगे विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, विटामिन सी जो है कि ब्रोकली नाम है, सोर्स कहाँ से मिलता है, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी बोला जाता है। विटामिन बी सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है। ब्रोकली से मिलता है, स्ट्रॉबेरी से मिलता है, और खट्टे फल और एचाइन मतलब कि और नींबू मतलब खट्टे चीज़ों से मिलता है। आंवला से विटामिन सी मिलता है, और इसकी कमी से क्या होता है, स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं क्या कि पोषक तत्व विटामिन डी के बारे में। जो विटामिन डी है, विटामिन डी कहाँ कहाँ से मिलता है, सूर्य की किरणों से मिलता है, दूध से मिलता है, दही से मिलता है, मक्खन से, अंडा से, मछली से, इन सब चीज़ों से विटामिन डी मिलती है। कमी से होने वाली इसकी शरीर जो होती है, शरीर की हड्डियां जो होती हैं सॉफ्ट हो जाती है, कमज़ोर हो जाती हैं। विटामिन डी को हम लोग सी फूड विटामिन भी बोलते हैं, नहीं सी फूड विटामिन नहीं बोलते हैं, ठीक है, वो आयोडीन को बोलते हैं। ठीक है, अब हम आगे डिस्कस करते हैं विटामिन ई। विटामिन ई जो विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी बोला जाता है। ये कहाँ से मिलता है, अंकुरित अनाज से, फल से, सब्जियों, घी, तेल, दूध आदि से मिलता है। कमी से होने वाली क्या होता है, स्त्रियों में वंध्यता रोग हो जाता है। वंध्यता रोग मीन्स फीमेल में इनफर्टिलिटी हो जाता है, मीन्स बच्चे पैदा नहीं होते हैं, जिसको बांझपन लोग लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, तो इससे आप रिलेट कर लीजिएगा। मीन्स बांध्यता रोग इसको बोलते हैं, इनफर्टिलिटी बोलते हैं इंग्लिश में। ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि विटामिन के, कौन सा विटामिन है, पोषक तत्व तो विटामिन के है। विटामिन के ये कहाँ पे मिलता है, बंद गोभी, टमाटर, मटर, पनीर, सोयाबीन आदि से मिलता है। कमी से होने वाली हानियाँ क्या है, रक्त का
थक्का नहीं जमता है। ये इसकी अगर कमी रहेगी तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा। अगर कहीं पे अगर कट जा रहा है तो ब्लड हमेशा बहते ही रहेगा, रक्त का थक्का नहीं जमेगा और कमी आ जाती है ब्लड में। तो उसके बाद पोषक और न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ते हैं कि डॉक्टर बोमंट क्या थे, डॉक्टर बोमंट ने मार्टिन के खिड़की वाले पेट के सहारे पाचन के कई रहस्य खोले हैं। इन्होंने क्या खोला है, पाचन डाइजेशन के कई रहस्य खोले हैं। इन्होंने मार्टिन के पेट से कुछ पाचक रस डाइजेस्टिव जूस निकाला और उस पाचक रस से कई महत्वपूर्ण प्रयोग किए। जो मार्टिन था वहाँ से कुछ निकाले रस पाचक, उसको फिर बाहर किए और वहाँ पे क्या किए, इन्होंने प्रयोग किया। अब डॉक्टर साहब की इन्होंने क्या है, तालिका कुछ दी गई है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्या तालिका दी गई है कि खाने की चीज़ कच्चा दूध, जो हम लोग कच्चा दूध लेते हैं तो पेट में पचने में कितना लगता है, लगभग 2 घंटा 15 मिनट लगता है। लेकिन गिलास के पाचक रस में पचने में लगा समय 2 घंटा 45 मिनट, 4 घंटा 45 मिनट। मीन्स देखिए जगह जगह का फेर है। अगर हमारे पेट में होगा तो 2 घंटा 15 मिनट में डाइजेस्टिव हो जाएगा, और अगर मान लीजिए गिलास में वही पाचक रस निकाल के रखे हुए हैं तो 4 घंटे 45 मिनट में। जो उबला दूध है मीन्स बॉयल वाला दूध जो है, मिल्क है, उसको 2 घंटे में पच जा रहा है और 4 घंटे 15 मिनट में बाहर पच रहा है। ठीक है, डाइजेशन हो रहा है पूरी तरह। जो उबला अंडा होता है वो पेट में 3 घंटे 30 मिनट में डाइजेस्ट हो जाता है। ये यहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं कि उबला अंडा कितने घंटे में पेट में डाइजेशन हो जाता है, तो 3 घंटे 30 मिनट में हो जाता है। उसके बाद क्या है, 8 घंटे में ये बाहर पच जाता है। और कम उबला अंडा जो होता है वो 3 घंटे में और 6 घंटे 30 मिनट में बाहर गिलास में पच जाएगा। उसके बाद क्या, कच्चा अंडा फेंटा हुआ, जो कच्चा अंडा है फेंटा हुआ 2 घंटे में पच जाता है और 4 घंटे 15 मिनट में बाहर गिलास में पच जा रहा है। अब कच्चा अंडे के बारे में डिस्कस करते हैं आगे। अगर कच्चा अंडा रहेगा तो कैसे होगा, कच्चा अंडा जो है 1 घंटे 30 मिनट में डाइजेशन हो जा रहा है पेट के अंदर और 4 घंटे में बाहर डाइजेशन हो जा रहा है। डॉक्टर बोमे ने देखा कि जल्दी पचाने के लिए हमारा पेट खाने को खूब घुमाता है। क्या करता है, खूब घुमाता है, हिलाता है। ये भी देख पाए जब मार्टिन दुखी या परेशान होता है, मार्टिन जब दुखी या परेशान होता है तो उसका खाना ठीक से पच नहीं पाता है, मीन्स वो हिलता डुलता नहीं है। यह नहीं उन्होंने बताया कि हमारे पेट का पाचक रस अम्ल एसिड होता है। इन्होंने ये नहीं बताया कि हमारे पेट में जो पाचक रस है वो एसिड होता है, इन्होंने ये नहीं बताया है। भोजन में पोषक तत्व बनाए रखने के लिए खाने से पहले हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, अब उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करते हैं कि फलों और सब्जियों को काटने के बाद नहीं, बल्कि अपने पहले ही उसको धो लेना चाहिए। काटने के बाद नहीं धोना चाहिए, पहले ही उसको धो लेना चाहिए। पहले काटने और फिर धोने से पोषक तत्व का नुकसान हो जाता है, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं पानी में बह जाते हैं। सब्जियों को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं काटना चाहिए क्योंकि हवा के संपर्क में आने वाले पोषक तत्व का नुकसान हो जाता है। सब्जियों को कम मात्रा में पानी में पकाएं, बहुत अधिक पानी में उबालने से पोषक तत्वों का नुकसान होता है। चावल तथा अनाजों को उसी पानी में पकाना चाहिए जिसमें उन्हें भिगोया जाता है। खाना पकाने का समय क्या होता है, तापमान कम रखना चाहिए। खाना पकाते समय तापमान को कम से कम रखना चाहिए। अधिक समय और गर्मी से पोषक तत्वों को क्या हो जाता है, नुकसान होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं क्या कि भोजन को दोबारा गर्म करने से क्या होता है, पोषक तत्वों की संरचना में परिवर्तन हो जाता है। आलू, अदरक, शलजम और गाजर, पोटैटो, जिंजर, टर्निप्स और कैरेट्स जैसी जड़ वाली सब्जियों को छिलके सहित उबालना चाहिए। क्या करना चाहिए, छिलके सहित उबालना चाहिए क्योंकि इससे पोषक तत्वों का स्थानांतरण होता है। अगर इसको हटा करके निकाल देंगे तो इससे पोषक तत्वों का स्थानांतरण हो जाएगा। डेयरी उत्पादों को प्रकाश से दूर रखना चाहिए क्योंकि ये प्रकाश से राइबोफ्लेविन का नुकसान हो जाता है। प्रकाश से क्या होता है, दूध में जो राइबोफ्लेविन होता है उससे नुकसान हो जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि छिलका उतारकर यदि सब्जी और फलों को धोया जाता है, छिलका को उतार करके अगर फली और सब्जियों को धोते हैं तो उनसे कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं। क्या होते हैं, कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं। सब्जियों और फलों की त्वचा में
कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। सब्जियों और फलों की त्वचा में ही कई महत्वपूर्ण और विटामिन होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उसमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण बाहर अलग हो सकते हैं, मिनरल साल्ट बाहर हो सकते हैं। अब अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में डिस्कस करेंगे, जो क्या हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे क्या दिया हुआ है कि आम के गूदे में गुड़ और चीनी मिला करके, आम के गूदे में गुड़ और चीनी मिला करके तांड्रा मतलब आम पापड़ बनाया जाता है। जो जो ने जिन 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 लोगों ने आम का पापड़ खाया है वो लोग कमेंट में करेंगे कैसा होता है, फोटो भी भेजेंगे। बनाया जाता है आम के गूदे मैंगो पल्प में चीनी और गुड़ मिलाकर के धूप में इसलिए सुखाया जाता है क्योंकि गुड़ और चीनी आम को खराब होने नहीं देंगे और धूप से नमी खत्म हो जाएगी, मतलब कि धूप से नमी भी उसमें नहीं रहेगी। अचार रखने से पहले शीशी को धूप में सुखाया जाता है। क्यों सुखाया जाता है? ताकि शीशियों में नमी नहीं रहे, और अगर शीशी में थोड़ी भी नमी रह जाती है तो अचार क्या हो जाएगा, सड़ जाता है। आम के पूरे साल चलाने के लिए उसका अचार पीकल बनाया जाता है, आम पापड़ बनाया जाता है, या चटनी बनाया जाता है, या टॉफ़ी बनाया जाता है, आदि चीज़ों को बनाया जाता है। किसी ब्रेड क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या कि किसी ब्रेड या अन्य उत्पाद के पैकेट पर दी गई जानकारी से हमें उस सामान के बनने की तिथि तथा उसका मूल्य पता चलता है। तिथि तथा उसका मूल्य पता चलता है। पैकेट से उस सामान को कब तक इस्तेमाल कर सकते हैं ये भी पता चलता है। उसे इस्तेमाल हुई सामग्री और सामान के वजन के बारे में भी पता चलता है। ब्रेड पर फफूंदी ब्रेड के सड़ने के कारण आती है। फफूंदी ब्रेड के सड़ने के कारण आती है। हवा में फफूंदी के जीवाणु, जो फफूंदी के जीवाणु होते हैं, तैरते रहते हैं, जो हवा के साथ ब्रेड पर आ जाते हैं। किसी पानी से भरे हुए बर्तन में, जो कि कोई पानी होता है, पानी से भरा हुआ बर्तन है, तो नमक में उचित मात्रा डालने पे, पानी में नमक उचित मात्रा में जब डालते हैं, अगर उसमें नींबू डाला जाता है तो नींबू तैरने लगेगा। ये इसका एग्जाम्पल है। ये जो डेड सी है ना, मतलब मृत सागर, लवणीय सागर, वो इसका उदाहरण है कि वहाँ पे जो डेड सी है वहाँ पे लोग आदमी जा कर के अगर सी में तैरते हैं, मतलब कि वो डूबते ही नहीं है, वैसे ही फ्लोटिंग करते रहते हैं, क्योंकि जो मनुष्य का डेंसिटी होता है वो पानी की डेंसिटी से कम हो जाता है, क्योंकि 1 लीटर पानी में लगभग 300 ग्राम क्या होता है, नमक होता है, साल्ट होता है, आयोडीन होता है। वैसे ही इसमें भी है। नींबू को अगर हम किसी बर्तन में डालते हैं तो क्या होता है, नीचे डूब जाता है, बट उस पानी में हम लोग क्या करेंगे, नमक मिला देंगे तो वो तैरने लगता है, क्योंकि डेंसिटी जो है पानी की बढ़ गई और जो नींबू की डेंसिटी है वो कम ही है, इसलिए वो वैसे जैसे था वैसे ही है, तो इसलिए वो तैर रहा है ऊपर। अब हम आगे डिस्कस करते हैं पास्चुराइजेशन क्या है, पास्चुरीकृत दूध क्या है। पास्चुरीकृत दूध क्या है? वह दूध जिसे रोगाणुओं को मारने के लिए एक विशेष समय के लिए एक विशेष तापमान पर गर्म किया जाता है। इस प्रक्रिया को दूध में लगभग 70 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे 700 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, यहाँ पे मिस्टेक है थोड़ा सा, 70 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, तथा 15 से 30 सेकंड तक गर्म किया जाता है और फिर अचानक उससे क्या कर लिया जाता है, ठंडा कर दिया जाता है। ऐसा करने से दूध में हानिकारक जो रोगाणु होते हैं, हार्मफुल जर्म्स होते हैं, खत्म हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को खोज लुई पाश्चर ने किया था। किसने किया था? लुई पाश्चर ने किया था। यह प्रक्रिया खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने में मदद करती है। क्या करती है? खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने में मदद करती है पाश्चुराइजेशन। पाश्चुकृत दूध को हम लोग बिना उबाले भी पिया जा सकता है, विदाउट बॉइलिंग भी इसे हम पी सकते हैं, क्योंकि यह हानिकारक रोगाणुओं से मुक्त होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट की जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? खमीरीकरण। मीन्स खमीरीकरण को हम लोग क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन बोलते हैं। एक उपापचय क्रिया है। क्या है? मेटाबॉलिक प्रोसेस है, जो शर्करा को अम्ल, जिसमें शर्करा को अम्ल में, गैस में या मद में कन्वर्ट कर देती है, शुगर टू एसिड में। इसमें शुगर टू एसिड में, गैस में या एल्कोहल में परिवर्तित करती है। यह खमीर और बैक्टीरिया, ईस्ट या बैक्टीरिया में होता है और ऑक्सीजन में से वंचित मांसपेशियों में, ऑक्सीजन से वंचित मांसपेशियों की कोशिकाओं में मसल सेल्स भी होते हैं। खमीरीकरण का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? सामान्यतः माइक्रो ऑर्गेनिज्म के समुदाय के विकास के संदर्भ में किया जाता है। अक्सर कोई विशेष रासायनिक उत्पाद जो होता है, स्पेसिफिक केमिकल प्रोडक्ट जो होते हैं,
उत्पन्न करने के उद्देश्य से भी बायोलॉजिकल प्रोसेस का, मेटाबॉलिक प्रोसेस का प्रयोग करते हैं खमीरीकरण के लिए। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या है नेक्स्ट पॉइंट? खमीरीकरण एक फर्मेंटेशन है, एक प्रकार का क्या है, रासायनिक प्रक्रिया है, केमिकल प्रोसेस है, जिसमें न जीवाणुओं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म तथा एंजाइम की उपस्थिति में जटिल कार्बनिक पदार्थ, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को धीरे धीरे सरलतम पदार्थ में बदलना होता है। खमीरीकरण के लिए एक उचित तापमान की आवश्यकता होती है। किसकी? एक उचित तापमान की आवश्यकता होती है। अच्छे खमीरीकरण के लिए थोड़ी नमी, मॉइस्चर की भी आवश्यकता होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या होता है हीमोग्लोबिन का काम? हीमोग्लोबिन जो होता है हमारे ब्लड में होता है, वो हमारे ऑक्सीजन का क्या करता है, संवहन करता है, ऑक्सीजन को हमारी पूरी बॉडी में पहुंचाता है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? लाल रक्त कणिकाओं को, रेड ब्लड सेल्स को बोलते हैं। में पाए जाने वाले एक प्रोटीन होता है एक प्रकार का, जिससे आयरन का एक अणु मॉलिक्यूल मौजूद है, जिसमें आयरन का एक मॉलिक्यूल मौजूद होता है। हीमोग्लोबिन लंग्स से शरीर के ऊतकों तथा ऑक्सीजन ले जाने और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़े तक पहुंचाने का काम करता है। हीमोग्लोबिन का काम क्या है? ऑक्सीजन को हमारे लंग्स से पूरे बॉडी में लेके जाना, और उसके साथ साथ फिर पूरे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे लंग तक पहुंचाना हीमोग्लोबिन का काम होता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा को रक्त की 100 मिलीमीटर के आधार पर मापा जाता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा 100 मिलीमीटर रक्त ले लेंगे, उसी में उसके अकॉर्डिंग हम हीमोग्लोबिन की मात्रा को मापते हैं। यह इसे डेसीलीटर में व्यक्त किया जाता है। किसमें? डेसीलीटर में व्यक्त किया जाता है। 1 डेसीलीटर का मतलब क्या होता है? 100 मिलीलीटर होता है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं कि अब क्या है नेक्स्ट पॉइंट, कि आई और जेंडर के बारे में। किसके बारे में? आई और जेंडर के बारे में। एज एंड जेंडर के आधार पर हीमोग्लोबिन की मात्रा, एज और जेंडर के आधार पर हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या होती है, हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या होती है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। कि आयु, नवजात शिशु जो इन्फेंट शिशु रहेगा, लगभग 0 से 2 साल के जो वर्ष के नवजात शिशु होते हैं, इन्फेंसी, 17 से 22 डेसीलीटर होता है हीमोग्लोबिन, 17 से 22 डेसीलीटर होता है। और एक सप्ताह का जब शिशु हो जाता है तो उसमें 15 से 20 डेसीलीटर होता है। और एक महीने का जो शिशु होता है उसमें 11 से 15 डेसीलीटर होता है। 11 से 15 डेसीलीटर क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। अब बच्चे में कितना होता है? 13 से लेकर के 11 से लेकर के 13 डेसीलीटर होता है। वयस्क में, पुरुष में मतलब 18 से अधिक वाले में 14 से लेकर के 18 डेसीलीटर होता है। वयस्क महिलाओं में 18 से अधिक वाले में 12 से 18 डेसीलीटर, 16 डेसीलीटर होता है। और मध्यम आयु के पुरुष में 12 से लेकर के 14 डेसीलीटर, 12.4 से 14.9 डेसीलीटर होता है। और मध्यम आयु की महिलाओं के लिए 17.7 से 13.8 डेसीलीटर होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, उसके बारे में, रोग। अब क्या है? रोग, मलेरिया। क्या है? मलेरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। ये डिजीज है, कैसे होता है, क्या चीज़ें होती हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है, पैरासाइट्स होता है। किस होता है? पैरासाइट्स के कारण होता है प्लाज्मोडियम नामक। मलेरिया प्रोटोजोआ परजीवी जनित रोग है। क्या है? प्रोटोजोआ परजीवी जनित रोग है जो मादा एनोफिलीज के मच्छर के काटने से होता है। किसके? मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। जब मादा एनोफिलीज मच्छर किसी स्वस्थ मनुष्य को काटती है, किसको? स्वस्थ मनुष्य को काटती है, तब लार के साथ यह परजीवी भी मनुष्य के रक्त में प्रवेश कर जाता है। और प्रवेश करने के बाद यह हमारे लीवर की कोशिकाओं में और लाल रक्त कणिकाओं को नष्ट करते हैं, रेड ब्लड सेल्स को नष्ट करते हैं। सबसे पहले रोनाल्ड रॉस ने, जो रोनाल्ड रॉस हैं, ये एक बायोलॉजिकल साइंटिस्ट थे, बायोलॉजी के। तो रोनाल्ड रॉस ने बताया कि मलेरिया रोग परजीवी है। क्या है? पैरासाइट है जो दूसरे पे जीवित रहता है, जो मच्छर के काटने से होता है। उन्होंने इसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। इनको क्या है? नोबेल पुरस्कार भी, रोनाल्ड रॉस ने जो पैरासाइट का खोज किया मलेरिया के, तो इसके लिए इनको क्या, नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अब मलेरिया के लक्षण क्या हैं, क्या क्या उसमें दिक्कत होता है मलेरिया जब होती तो? कपकपी लग के तेज बुखार आता है। ये समझ लीजिए, जब कपकपी आपको लगेगी
तो समझ लग के तेज बुखार आएगा तो ये समझ लीजिए कि आपको मलेरिया के लक्षण है। और जोड़ों में दर्द होता है, उसके साथ साथ उल्टी भी होती है। पसीना आकर बुखार का सामान्य हो जाना, ये मलेरिया के लक्षण है। सिर दर्द, उबकाई और मांसपेशियों में दर्द होती है। रोगी का अत्यधिक कमजोर हो जाना, ये भी मलेरिया का लक्षण है। मलेरिया के कारण खून में कमी हो जाती है। प्लीहा के आकार में वृद्धि भी हो जाती है। अब रोकथाम और उपचार इसके क्या है, मलेरिया के रोकथाम और उपचार क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या क्या चीज़ें हैं डिस्कस करेंगे कि मच्छरों को अपने आसपास न आने दें, अपने आसपास न आने दें और उन सबों से बचना चाहिए। मच्छरदानी लगा के रहना चाहिए। मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए पानी में तेल डालना चाहिए, उचित रहता है। और इससे पानी का क्या होता है, पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, सरफेस टेंशन कम हो जाता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है, जिससे मच्छर का लार्वा मर जाता है। और जब मच्छर का लार्वा मर जाएगा तो मच्छर पैदा होंगे ही नहीं। जब पानी को खुले में इकट्ठा नहीं होने देते हैं तो वहाँ पे इकट्ठा नहीं होगा तो लार्वा होगा ही नहीं। जब लार्वा नहीं होगा तो मच्छर पैदा होंगे नहीं। इसमें मरीज को क्लोरोकिन दवा दी जाती है, या प्राइमाक्विन दी जाती है, या फेनोड्रिन दी जाती है, या मेफोक्विन दी जाती है। हेलोफेंडिन आदि दवाइयाँ, ये सब दवाइयाँ हमारे मलेरिया में दी जाती है। तेज बुखार होने पर माथे पर बर्फ की पट्टी रखनी चाहिए। जब तेज बुखार होता है तो माथे पर बर्फ की पट्टी रखनी चाहिए, ठीक है। अब इस रोग की पहचान के लिए एमपी टेस्ट किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछा जाता है कि एमपी टेस्ट किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है, तो मलेरिया के लिए किया जाता है। अब मलेरिया को दूर करने के लिए कुनैन दवा सिनकोना के पेड़ की छाल से बनाई जाती है। किससे? सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। अब दोस्तों हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, डेंगू के बारे में। डेंगू के बारे में डिस्कस करेंगे। डेंगू होता क्या है, कैसे होता है और इसमें क्या क्या दिक्कतें हमको आती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या है, डेंगू एक वायरस से होने वाले, उसके पहले क्या था, मलेरिया प्रोटोजोआ से होने वाला था। अब डेंगू क्या है, वायरस से होने वाली बीमारी है जो एडिस एजिप्टी मीन्स एडिस एजिप्टी नामक संक्रामक मादा मच्छर की, ये समझ लीजिए कि सभी जो डिजीज है मादा मच्छर की कैरियर जो होती है, मादा ये फीमेल ही होती है, ये काटने से फैलती है। ये डेंगू एक सतह का वायरल बुखार है। क्या है, एक तरह का वायरल बुखार है। और जब एडिस मच्छर संक्रमित व्यक्ति को काट करके किसी अन्य स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो वह व्यक्ति डेंगू से संक्रमित हो जाता है। किससे संक्रमित हो जाता है, डेंगू से। एडिस मच्छर एक संक्रमित व्यक्ति को काट करके किसी अन्य स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो इस रोग का संचरण ट्रांसमिशन होता है और व्यक्ति डेंगू से संक्रमित हो जाता है। किससे संक्रमित हो जाता है, डेंगू से। एडिस मच्छर के घर अंदर भंडारण अलमारी व अंधेरे स्थानों पर रहता है। यह दिन में क्रियाशील होता है। कैसा होता है, क्रियाशील होता है। बाहर यह ठंडी व छायादार जगहों पर पाया जाता है। मादा एडिस रूखे जल, मादा एडिस जो होते हैं रूखे जल, कूलरों, टायरों या खाली बाल्टियों में घर के आसपास अन्य स्थानों पर अंडे देती हैं। सामान्यतः डेंगू रोग उष्णकटिबंधीय रोग की संज्ञा दी गई है। डेंगू रोग को उष्णकटिबंधीय रोग की संज्ञा दी गई है। इसे हड्डी तोड़ रोग भी कहते हैं, हड्डी तोड़ ज्वर भी कहते हैं। मतलब हड्डी में बहुत दर्द होता है डेंगू में। डेंगू जिसको हुआ होगा वो खुद जानता होगा। मैं बता दूं दोस्तों कि हमको भी डेंगू हो चुका है और डेंगू में बहुत ही दर्द होता है, बिना सहन होता ही नहीं है। आमतौर पर डेंगू के लक्षण बुखारों में एक साधारण बुखार जैसा होता है। कैसा होता है, साधारण बुखार के जैसा होता है। किशोरों एवं बच्चों में इसकी आसानी से पहचान नहीं की जा सकती है। डेंगू में 104 फ़ारेनहाइट डिग्री का बुखार होता है, 104 फ़ारेनहाइट डिग्री का बुखार होता है। और सिर दर्द, मांसपेशियों और हड्डियों में भी दर्द होता है, हमारे बोन्स में भी दर्द होता है। जो जड़ होते हैं ना, जोड़ होते हैं, जो ज्वाइंट होते हैं, वहाँ भी दर्द होता है। जी मिचलाना, उल्टी लगना और उल्टी आती है। आँखों में पीछे दर्द होना, आँखों के पीछे दर्द होना, जलन टाइप का होता है और ग्रंथियों में सूजन होती है। त्वचा में लाल चकत्ते भी पड़ जाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस, डेंगू से बचाव कैसे करेंगे। डेंगू से हम लोग बचाव कैसे करेंगे। डेंगू बुखार के उपचार में एसिटामिफोन टैबलेट के साथ दर्द निवारक का प्रयोग शामिल किया जाता है। इसके अतिरिक्त खूब तरल पदार्थ पीने और आराम की सलाह दी जाती है। क्या, आराम करने की सलाह दी जाती है, उसके साथ साथ खूब तरल पदार्थ पीने की, लिक्विड हमको पीने की सलाह दी जाती है। इससे
इसका सबसे अच्छा तरीका मच्छरों की रोकथाम होता है। किसका? मच्छरों से रोकथाम, मतलब कि अगर हमको मच्छर काटेंगे ही नहीं तो हमको डेंगू से बचाव हो सकता है ज़्यादा करके। अब एनीमिया के बारे में डिस्कस करते हैं। एनीमिया क्या होता है? मतलब ब्लड की कमी होती है हमारे बॉडी में। शरीर में खून की कमी के कारण ये रोग होता है, एनीमिया रोग होता है। शरीर में हीमोग्लोबिन एक ऐसा तत्व है जो शरीर में खून की मात्रा को बताता है। शरीर में पुरुषों में इसकी मात्रा 12 से 6% होती है तथा महिलाओं में 11 से 6% के बीच होना चाहिए। ठीक है। एनीमिया जब होता है तो जब शरीर में रक्त लाल कणिकाओं या कोशिकाओं के नष्ट होने से की दर उनके निर्माण होने की दर से अधिक होती है। एनीमिया कब होता है? मतलब कि जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं उसके नष्ट होने की दर जो होती है निर्माण होने की दर से अधिक होती है, तब ये होती है। एनीमिया का लक्षण क्या होता है? एनीमिया के लक्षण, इसको ध्यान से देखिएगा कि एनीमिया के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। कमजोरी एवं बहुत अधिक थकावट, आप कुछ दूरी तक चलेंगे तो थक जाएंगे, पता चलेगा कि थोड़ा सा ही काम किए थक गए। त्वचा का सफेद दिखना, कैसा दिखा जाता है? सफेद दिखाई दे देता है। जीभ, नाखून एवं पलकों के अंदर सफेदी होने लगती है। चक्कर आने लगता है और चक्कर विशेषकर लेटकर एवं बैठकर जब उठते हैं तब चक्कर आता है। बेहोश हो जाते हैं, सांस का फूल जाता है, हृदय गति का तेज होता है, हमारा जो हार्ट बीट होता है तेज हो जाती है। एनीमिया के लक्षण होते हैं। चेहरे एवं पैर पर सूजन दिखाई देता है। क्या दिखाता है? सूजन दिखाई देता है। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करते हैं, उपचार एवं रोकथाम। किसके बारे में? इसका उपचार कैसे होता है? लौह तत्व युक्त चीजों का सेवन करेंगे। किससे? जिसमें लौह तत्व पाए जाते हैं। जैसे हम लोग पोहा का यूज कर सकते हैं, जो हमारी हरी सब्जियां होती हैं उसका यूज कर सकते हैं। विटामिन ए व सी की युक्त पदार्थ खाना चाहिए, जो जिसमें विटामिन सी और ए होता है उस युक्त वाले पदार्थ को खाना चाहिए। फोलिक एसिड, शरीर में स्वस्थ लाल रक्त कण बनाने के लिए फोलिक एसिड की भी आवश्यकता होती है। फोलिक एसिड का टैबलेट भी आता है, उसको हम लोग खा सकते हैं। फोलिक एसिड की कमी से एनीमिया बीमारी होती है। फोलिक एसिड के स्रोत कहाँ पे होते हैं? कहाँ से ये मिलता है? तो गहरे रंग की पत्तेदार सब्जियों से मिलता है और गहरे हरे रंग की पत्तेदार सब्जियों से मिलता है, मूंगफली से मिलता है, अंडे से मिलता है, कुकुरमुत्ता मशरूम से मिलता है और मटर और फलियों से मिलता है। दालें, सूखे मेवे, गुड़, मछली आदि से हमको मिलता है क्या? फोलिक एसिड। विटामिन ए, अब विटामिन ए के स्रोत के बारे में डिस्कस करते हैं। किसके बारे में? विटामिन ए के स्रोत क्या है कि ए संक्रमण से शरीर की रक्षा करता है। विटामिन क्या करता है? संक्रमण से शरीर की रक्षा करता है। गहरे पीले एवं हरे रंग की पत्तेदार सब्जियां तथा खट्टे फल में विटामिन ए के स्रोत होते हैं। अब हम पोलियो के बारे में डिस्कस करते हैं। पोलियो होता क्या है? अब पोलियो कब भारत मुक्त हुआ था तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पोलियो क्या होता है कि पोलियो तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। किसको? हमारे नर्वस सिस्टम को प्रभावित करने वाला एक संक्रामक रोग होता है। संक्रामक रोग इन्फेक्शनस डिजीज होता है और यह पोलियो वायरस के कारण होता है। किसके कारण? पोलियो वायरस के कारण होता है, जो बच्चों में 6 माह से 3 वर्ष की उम्र में होता है। 6 माह से लेकर के 3 वर्ष तक होता है। यह एक वायरल रोग है। क्या है? वायरल रोग है। ये क्या होता है? एक वायरल रोग होता है जो रीढ़ की हड्डी में मौजूदा तंत्रिका तंत्र और कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। और पोलियो वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। यह दूषित खाद्य पदार्थों को के माध्यम से फैलता है। कंटामिनेटेड फूड से फैलता है। किससे? कंटामिनेटेड खाद्य पदार्थ होते हैं, फूड आइटम्स होते हैं, उनसे फैलता है। अब इसका रोकथाम और उपचार क्या है? कैसे हम लोग इससे रोक सकते हैं और उपचार कर सकते हैं? तो पोलियो वैक्सीन एक निश्चित अंतराल पर बच्चों को दिया जाता है। पोलियो की जो वैक्सीन जो होती है ओपीवी होती है, ओरल पोलियो वैक्सीन, मतलब कि हमको मुंह में पिलाया जाता है, अलग से सुई नहीं लगाई जाती है। और पोलियो वैक्सीन एक निश्चित अंतराल पर बच्चों को दिया जाता है। इसके लिए पोलियो की दवा शिशु के जन्म के तीसरे, चौथे और 15वें माह के बाद दी जाती है। कब जाती है? तीसरे, चौथे व 5वें माह के बाद दी जाती है। एडवर्ड जोनाथन जो साल्क थे, एडवर्ड जोनाथन साल्क ने पोलियो विषाणु, पोलियो वायरस के विरुद्ध टीके का निर्माण किया था। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा, इसको याद रखिएगा कि किसने पोलियो के टीके का निर्माण किया था? एडवर्ड जोनाथन साल्क ने। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे पूछा जाता है ये वाली चीजें। अब पल्स पोलियो अभियान कैसे चलाया गया? भारत में पोलियो उन्मूलन हेतु यह कार्यक्रम 9 दिसंबर 1995 से शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 6 सप्ताह के अंदर 2 बार पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें पहले 3 वर्ष तक के सभी बच्चों को
बड़े स्तर तक ओरल पोलियो टीके लगवाए गए, मतलब OPV टीके लगवाए गए। क्या? OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन्स की खुराक पिलाई गई थी उनको, मीन्स मुंह में पिलाया गया था, उनको सुई नहीं लगाई गई थी, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, वो ज़्यादा रोएंगे, परेशानी उनको ज़्यादा होगा। बाद में विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो बाद में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO है, की अनुशंसा पर 20 जनवरी 1996 में को 5 वर्ष तक की आयु को बच्चों को यह खुराक दी गई। 5 वर्ष तक की बच्चे जो थे उनको भी ये खुराक दिए जाने लगी। तब से अब तक पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम हर वर्ष चलाया जाता है। और जो भारत जो है पोलियो मुक्त देश घोषित कर दिया गया है। 2011 से लेकर के विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। जो मैं बता दूं 2011 से लेकर के 2014 तक 3 साल तक अगर किसी भी देश में 3 साल तक जो क्या होता है कि अगर कोई भी उस बीमारी का रोगी नहीं आएगा तो उसको उस रोग से मुक्त कर दिया जाता है WHO द्वारा। मीन्स 2014 में हम लोग पोलियो मुक्त हो गए थे। तो दोस्तों अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में क्या है? नेक्स्ट पॉइंट के बारे में सतत विकास के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लासेस के बारे में डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट क्लासेस रहेगा उसमें डिस्कस करेंगे। दोस्तों वीडियो को शेयर भी करिएगा और पूरा वीडियो को देखिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, जिससे कि उन लोगों को भी हेल्प मिल सके। ये सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी जब तक हमारा सीटेट का एग्जाम नहीं होगा ख़त्म, तब तक 7 जुलाई तक चलती रहेगी। मीन्स इसके साथ साथ EVS के बाद क्या चलेगा? मैथ चलेगा। ऐसे ही जो 5 सब्जेक्ट्स है सारे सब्जेक्ट्स को चलाने की कोशिश की जाएगी, और जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके, मीन्स नंबर गेन करने में आसानी आ जाए और 120+ नंबर आने के लिए है ये हेल्प की जा रही है। मीन्स आपको वो क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो दोस्तों नमस्कार।